हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चेक और बिल का कलेक्शन। इस संबंध में क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इसमें प्रोटेक्शन क्या होते हैं और क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेक बिलों का संग्रहण, इसमें एक शब्द आता है संग्रहण, है ना। तो जानते हैं क्या चीज़ क्या होता है ये। तो हम सभी को पता है कि इस आधुनिक युग में जितने भी हमारे बिजनेस पेमेंट्स होते हैं उनके लेन देन का माध्यम है विनिमय साध्य विलेख। और विनिमय साध्य विलेखों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे चेक आता है, विनिमय बिल आते हैं, प्रतिज्ञा पत्र आते हैं। इनके माध्यम से ये सब किए जाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जितना भी लेन देन होता है वो बहुत सरल होता है ना। इसमें सेफ्टी रहती है और सुविधाजनक भी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को इन विलेखों के माध्यम से पेमेंट होते हैं तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद, या तो वह व्यक्ति खुद जो है, या फिर किसी एजेंट के माध्यम से विभिन्न बैंकों से यह पेमेंट जो है वो इकट्ठा कर ले या संग्रहित कर ले, या फिर अपने बैंक को अपने पेमेंट को कलेक्ट करने का ये काम वो सौंप सकता है ना। ये दो तीन ऑप्शन उसके पास होते हैं। तो प्राय सभी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने पेमेंट को कलेक्शन का जो काम होता है वो बैंक को दे देते हैं, और बैंक अपने कस्टमर्स के लिए जो पेमेंट को कलेक्ट करता है और पेमेंट को कलेक्ट करने की जो ये काम करता है वही कलेक्शन कहलाता है। तो सही शब्दों में देखें कि कलेक्शन है क्या। तो कलेक्शन जो होता है बैंक की वह प्रक्रिया होती है या वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक बैंक अपने कस्टमर्स द्वारा सौंपे गए जो चेक होते हैं, विनिमय बिल होते हैं, बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, उनके पेमेंट की जो राशि होती है वो देनदार बैंकों से प्राप्त करके ग्राहकों के अकाउंट में जमा करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो बैंक द्वारा अपने कस्टमर से प्राप्त विनिमय साध्य विलेखों का देनदार बैंकों से पेमेंट प्राप्त करके हमारे कस्टमर्स के अकाउंट में जमा कराने की क्रिया ही कलेक्शन कहलाती है ना। अब जितने भी चेक का भुगतान जो होता है वो बैंकों के माध्यम से ही कलेक्शन किया जाता है, और इसी प्रकार से बाहर के चेक का जो पेमेंट होता है वो बैंकर के माध्यम से संग्रह करवाना बहुत ही इजी होता है और सेफ भी होता है। तो जो बैंकर ग्राहक के लिए आदेशित देनदार बैंकों से भुगतान संग्रह करता है उसे हम कलेक्टिंग बैंक कहते हैं, कलेक्टिंग बैंकर कहा जाता है इसे। और जबकि देनदार के रूप में भुगतान करने वाले बैंक को पेइंग बैंक कहा जाता है ना। तो स्थानीय चेकों के अतिरिक्त आउटस्टैंडिंग चेक्स के कलेक्शन के लिए जो हमारा संग्राहक बैंक ग्राहक से जो कुछ भी फीस वसूल करता है वह कलेक्शन चार्जेस के नाम से जाना जाता है, और ग्राहक के खाते में उसे नाम लिखा जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि हमारे कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आता है कि संग्रहण बैंक का वैधानिक कार्य नहीं है, एक ये बिज़नेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बिज़नेस दायित्व है ये। अब चेकों और विनिमय साध्य विलेखों के पेमेंट का संग्रहण करना बैंक का कोई लीगल दायित्व नहीं है यहाँ पर हमें कहें, पर आजकल बैंकों का एक मुख्य कार्य ये बन गया है। और जितने भी हमारे रेखांकित चेक का पेमेंट
बैंकों के माध्यम से ही प्राप्त करना एक अनिवार्यता है या अनिवार्य मान लिया गया है, तो संग्रहण के कार्य से बैंक को न केवल डिपॉजिट में वृद्धि होती है बल्कि जो कलेक्शन फ़ीस आती है या कलेक्शन चार्जेस जो होते हैं उससे भी एक इनकम प्राप्त होती है। तो भारतीय विनिमय भारतीय बैंकिंग अधिनियम भी कमर्शियल बैंकों को कलेक्शन की अनुमति देता है ना, और ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ही माना जाए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि संग्रहण का कार्य बैंकों का वैधानिक कर्तव्य तो नहीं है, पर उनका मुख्य व्यावसायिक कार्य ये बन गया है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या प्रोसेस होता है कलेक्शन का, क्या विधि अपनाई जाती है, क्या प्रक्रिया होती है। तो हमें पता है कि कलेक्शन का कार्य हमारे आधुनिक कमर्शियल बैंकों का मुख्य कार्य है, और इसके द्वारा जहाँ एक और बैंक हमारे कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देती है या सुविधा प्रदान करती है, वहाँ दूसरी ओर कलेक्शन के कारण जो है बैंकों की डिपॉजिट में जो वृद्धि होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर कलेक्शन फ़ीस या कलेक्शन चार्जेस के रूप में एक इनकम भी प्राप्त होती है। तो चेक और विलिखों के पेमेंट संग्रहण बैंकों के द्वारा दो रूप में होता है। सबसे पहला तो होता है कलेक्शन बाय बैंक एज एन एजेंट ऑफ अ कस्टमर, बैंक द्वारा ग्राहकों के एजेंट के रूप में संग्रहण। साधारणतः क्या होता है कि कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए चेकों या विलेखों का जो पेमेंट होता है संग्राहक ग्राहकों के एजेंट के रूप में करते हैं। यहाँ पर देनदार बैंक से पेमेंट प्राप्त कर कलेक्शन बैंक चेकों और विलेखों की जो धनराशि होती है ग्राहक से संबंधित खातों में जमा करते हैं, और ग्राहक अपने खाते से ये धनराशि निकालने का अधिकार ये ग्राहक को होता है। इस रूप में बैंक का अधिकार चेक विलेख के संबंध में ग्राहक के समान ही होता है। अगर कलेक्शन के रूप में सौंपे गए चेक पर ग्राहक का स्वामित्व दोषपूर्ण है तो संग्राहक बैंक का अधिकार भी यहाँ पर दोषपूर्ण माना जाता है, और उस पर ग्राहक के समान ही दायित्व रहेगा। इसी कारण जोखिम से बचने के लिए चेक कलेक्शन में बैंक की सावधानी ज़रूरी है। तो ये तो मैंने बताया कि बैंक द्वारा ग्राहक के एजेंट के रूप में संग्रहण किस तरह से किया जाता है। अब दूसरा जो रूप आता है वो आता है कि बैंक द्वारा मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण, है ना। तो जब कोई संग्राहक बैंक चेक की जो राशि होती है राशि प्राप्त होने से पहले ही ग्राहक को पेमेंट कर दे, तो ऐसी अवस्था में कलेक्शन बैंक जो होता है उस चेक के मूल्य के लिए धारक बन जाता है ना, और वह उस चेक का कलेक्शन ग्राहक के एजेंट के रूप में नहीं बल्कि होल्डर फॉर वैल्यू के रूप में करता है। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है हमारे कस्टमर को देते समय बैंक कस्टमर से समझौता कर लेता है कि यदि चेक डिसऑनर हो जाए तो कस्टमर बैंक को चेक की राशि का क्षतिपूर्ति करेगा, है ना। यहाँ पर तो निम्न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर कि संग्राहक बैंक अपने ग्राहक के चेकों का होल्डर फॉर मनी बन जाता है। जैसे कि जब चेक जमा करते समय बैंक चेक की राशि कैश में अदा करे, ठीक है, फिर चेक जमा करते समय चेक की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाए और ग्राहक को राशि तुरंत निकालने की फैसिलिटी हो। फिर यहाँ पर आता है एक और कंडीशन यहाँ पर है कि चेक की राशि कलेक्शन से पहले ही ग्राहक के चेक के आधार पर उधार के रूप में दी जाए। फिर चेक प्राप्त होते ही ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की राशि कम कर दी जाए, ठीक है। तो ये 3-4 मैंने कंडीशन बताई है, जबकि होल्डर फॉर वैल्यू बन जाता है यहाँ पर। अब ये तो मैंने 2 कंडीशन बताई। तो यहाँ पर जब संग्राहक होल्डर फॉर वैल्यू के रूप में चेक आदि का संग्रहण करता है और चेक अनादृत डिसऑनर हो जाता है तो बैंक डिसऑनर की सूचना देकर चेक के सभी जो पहले से पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है ना। इसके लिए चेक का बैंक को
बैंक को किए गए बेचान से पूर्व या पूर्व का बेचान हम ये कह लें जालसाजी या धोखाधड़ी से पूर्व हो तो बैंक चेक के वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा यहाँ पर। लेकिन यदि संग्राहक बैंकर को अपने ग्राहक से चेक की जो रकम है उसे वसूल करने का अधिकार रहेगा यदि ग्राहक को हानि की क्षतिपूर्ति करने में किसी कारण से वो असमर्थ रहता है, तो बैंक स्वयं ही जो लॉस होता है उसको खुद को ही उसको उठाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बताया कि पहले तो कलेक्शन क्या होता है, फिर कलेक्शन बैंक का वैधानिक कार्य नहीं है बल्कि ये बिजनेस लाइबिलिटीज़ है, फिर इसकी क्या प्रोसेस होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं कि इसके संग्राहक बैंक के ग्राहक के प्रति क्या क्या जो है ड्यूटीज़ होती है ना। फिर इसके बाद जो आता है इसमें कि संग्राहक बैंक को प्राप्त वैधानिक संरक्षण किस तरह से मिले हुए हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं इसमें से।